नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी से एजुकेशन पर। तो आज अपन अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण। अब प्रकाश के व्यतिकरण का जो भी चीज़ है वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ चुके हैं? जब कौन सा चैप्टर पढ़ा? वेव्स वाला, तरंग वाला चैप्टर पढ़ा, तब उसमें अपन ये व्यतिकरण पढ़ चुके। उसमें पढ़ा था ध्वनि का व्यतिकरण, ठीक है। लेकिन ध्वनि क्या है? एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है। ध्वनि कौन सी है? तरंग अनुप्रस्थ, जबकि ध्वनि है अनुदैर्ध्य, जबकि प्रकाश है अनुप्रस्थ, ठीक है। बाकी जो व्यतिकरण होगा ना, सारे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ चीज़ें सेम होगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने का, समझ गए। सारा जो वो ऊर्जा वितरण का वो ग्राफ वगैरह सब कुछ सेम होगा, सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें भी ये भी आर ऐसा कैसे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos पाई i इक्वल टू i1 प्लस i2 2 रूट ऑफ i1 i2 cos पाई। सारी चीज़ें जो ध्वनि, भाई अपन ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? वेव्स। कौन सा पढ़ा था? तरंग। तो उसमें एक्चुअली वो अपन ने व्यतिकरण ध्वनि तरंगों को मान के किया था, लेकिन व्यतिकरण किस में होता है? वेव्स में होता है। तो प्रकाश भी क्या है? एक वेव है, ठीक है। प्रकाश भी क्या है? एक विद्युत चुंबकीय वेव्स है, जो भी किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ टाइप की। किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ टाइप की। तो इसलिए इसमें भी व्यतिकरण की सारी घटना वो ऐसे की ऐसी होगी, ठीक है। उसमें ध्वनि की तीव्रता बोलते थे, यहाँ प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी, बस समझ गए। उसमें ये ध्वनि की तीव्रता थी आई, यहाँ पे ये प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी। सारे फॉर्मूले, सारी चीज़ ऐसे कैसे रहेगी, ऐसे कैसे, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब अपना मेन फोकस है, क्योंकि अपन ने जब ध्वनि का व्यतिकरण पढ़ा उसमें अपन ने क्या किया था कि भाई इस पतांतर बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, इस पर इतना फोकस किया नहीं था, क्योंकि वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी। कि यहाँ पे ज़रूरत बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, पतांतर बराबर लैम्बडा बटा 2 पाई इंटू कलांतर, और अगर ऐसे लिखो कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पतांतर, कैसे भी, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि इसलिए आता है ये, ऐसा क्यों होता है कि देखो ये जो वेव्स है ना, यहाँ से यहाँ तक का वेव का एंगल कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई होता है 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है, 2 पाई। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होती है? लैम्बडा। तो भाई लैम्बडा पथ तय करने के लिए कितना कोण आ रहा है? 2 पाई। तो अगर मान लो भाई लैम्बडा पथ तय करने के लिए क्या आ रहा है? कोण 2 पाई। तो फिर इसी से ये संबंध आता है, समझ गए। इसी से ये संबंध आता है, ठीक है, कि भाई 2 पाई कोण में आता है पथ लैम्बडा। तो अगर कोण बराबर थीटा हो तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। ऐसे होता है ये चीज़ें। देखो समझने को तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर भी है, बहुत अच्छे से मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अभी देखो अपने को रहना है एग्जाम ओरिएंटेड, टाइम बहुत कम है अपने पास, और मेरे से भी जहाँ तक जितना हो सकता है, मतलब जिस हिसाब से अच्छे से मैं सिलेबस पूरा करवाना चाहता हूँ। तो देखो अब एक होता है संपोषी व्यतिकरण, उसमें भी होता था, यहाँ भी होगा विनाशी व्यतिकरण। वहाँ पे ध्वनि की तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम होती थी, यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम होगी, यानी कि उजाला होगा एकदम से। ये समझ लो, प्रकाश की तीव्रता मतलब उजाला, और वहाँ पे तीव्रता नहीं है मतलब अंधेरा, ठीक है, ये समझ लो। अब देखो संपोषी में अपने क्या होता था कि भाई संपोषी होगा कब? कि भाई कॉस फाई का मान कब होगा? 1 होगा। कॉस फाई का मान कब होगा? कॉस फाई का मान यदि 1 होगा तो संपोषी व्यतिकरण, और कॉस फाई का मान -1 होगा तो विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी कब हुआ था? जब कोण 0 होता था, कोण 2 पाई होता था, कोण 4 पाई, यानी कि पाई का विषम गुणज, पाई का सम गुणज। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? लास्ट में 2n पाई लिख सकते हो, यानी कि n बराबर 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 2 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई, तो 2n पाई, यानी कि पाई का विषम गुणज, ठीक है। अब इसको बदलना अपने को किसमें? ये तो था संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, अब निकालना अपने को संपोषी व्यतिकरण के लिए पतांतर, क्योंकि अब अपनी मैक्सिमम चीज़ें इसमें प्रकाश में इस पतांतर की फॉर्म में होने वाली है। तो
डेल्टा एक्स, पता अंतर को बोल देते हैं डेल्टा एक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई, यहाँ से कितना आया n लैम्बडा, यहाँ से कितना आया n लैम्बडा, ठीक है। अब देखो जहाँ पर n का मान क्या होगा 0 1 2 3, तो देखो अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो 0, 1 रखूँ तो 1, तो 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा n लैम्बडा, समझ गए। यानी कि ये होगा पता अंतर, किस लिए संपोषी व्यतिकरण की पता अंतर क्या होगा 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा यानी कि n लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा ऐसे चलता जाएगा, समझ गए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट विनाशी व्यतिकरण के लिए आपको पता है भाई थीटा क्या होता था, कॉस पाई माइनस कब आएगा जब 180 होगा, ठीक है। उसका ये होगा मतलब 180 प्लस 360 प्लस उसके बाद फिर से 180 घूम के आ जाए, तो ऐसे कैसे 5 पाई पाई 3 पाई 5 पाई ऐसी चीज़ें होगी, ठीक है। यानी कि विषम गुणज, पाई का क्या होगा विषम गुणज, यानी कि 2n प्लस 1 पाई, यानी कि n बराबर 0 रखोगे तो कितना आएगा 1 पाई, 1 रखोगे तो 3 पाई, 2 रखोगे तो 5 पाई ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो डेल्टा एक्स बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू 2n 1 पाई, तो सॉल्व करो तो आएगा n प्लस 1/2 पाई, n प्लस 1/2 पाई, ठीक है। n बराबर 0 1 2 3, यानी कि 0 रखोगे तो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। आप देखोगे बहुत सारी बुक्स में किसी ने कुछ ऐसा ले रखा होगा 2n माइनस 1/2 वगैरह से, तो उस फॉर्मूले पे मत जाना, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अगर 2n माइनस 1/2 0/2 ले रखा तो उन्होंने n का मान शायद 1 से स्टार्ट किया होगा, 0 से स्टार्ट नहीं किया होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी कन्फ्यूज मत होना का, रियल वैल्यू अपनी λ/2 आ रही है, 3 λ/2 5 λ/2 ऐसे आएगा। ये 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा, ये λ/2 3 λ/2 5 λ/2, समझ गए। यानी 0 लैम्बडा के बीच में λ/2 ये आ गया, λ/2 λ/2 3 λ/2 वो आ गया उसके लिए ऐसे। बाकी ये वैल्यू तो आप कैसे भी बना सकते हैं, आप इसी को ही मैं ऐसे भी लिख सकता 2n माइनस 1/2 लैम्बडा, फिर भी संख्या ये थी, बस उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता, n को 0 से स्टार्ट नहीं करके 1 से स्टार्ट करना पड़ता, 1 से 2 से 3 से, 1 से स्टार्ट करता तो क्या होगा 1 2 माइनस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा, ये कर दो चलो, हाँ चलो, हाँ अगर मैं ऐसे करता n माइनस 1/2, अगर मैं लिखता 1 तो 1 माइनस 1/2 आ जाता। तो ये चीज़ें मतलब ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो आपको मतलब मैन मिला कुल मिला के ये आना चाहिए चीज़ें, ठीक है। फॉर्मूले कोई n का मान 0 से स्टार्ट करता है, कोई n का मान 1 से स्टार्ट करता है, लेकिन 0 से सही है, ताकि 0 से क्या चीज़ें कि भैया ये भी 0 से हो रहा है, ये भी 0 से हो रहा है, नहीं तो क्या उन लोगों ने क्या रखा है, यहाँ तो n का मान 0 से स्टार्ट कर रखा है, फिर यहाँ फॉर्मूला दूसरा लगे n का मान 1 से स्टार्ट कर रखा है। मैंने इनको सेम मिला रखा है ताकि ऐसा फॉर्मूला हो ताकि दोनों में 0 से स्टार्ट हो, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें 2n पाई तो क्या होगा कलांतर और पता अंतर n लैम्बडा, 2n प्लस 1 पाई क्या होगा ये, इसमें जो कलांतर है वो, और n प्लस 1/2 लैम्बडा ये होगा इसमें पता अंतर, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ होगी मेन इम्पोर्टेंट, बस पता अंतर इस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे इसमें, बाकी तो सेम चीज़ें वो की वो रहेगी, कोई नहीं बदलेगा, कुछ भी चीज़ नहीं बदलेगी। जो व्यतिकरण आपने ध्वनि के लिए किया था वो के वो फॉर्मूले, जो प्रकाश की तीव्रता, वो मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस, सारी चीज़ें ऐसे कैसे रहेंगी, ठीक है। तो आपको कोई घबराने डरने वाली ज़रूरत नहीं है, वो की वो चीज़ें मतलब इसी प्रकार के शब्द भी वही आएंगे, सिर्फ उस ध्वनि की जगह प्रकाश आ जाएगा, बस बात खत्म। चलिए अब देखो व्यतिकरण की कुछ शर्त है, ठीक है, कि व्यतिकरण होगा कब, व्यतिकरण होगा कब, अच्छा व्यतिकरण कब होगा। तो देखो प्रकाश तरंगे कला संबंध होनी चाहिए, यानी कि कोहेरेंट होनी चाहिए। कला संबंध यानी कि इन दोनों तरंगों के मध्य कला अंतर समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यानी कि एक बार यदि कला अंतर 90 है तो 90 ही रहना चाहिए, समझ गए। दोनों तरंगों की आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंगों की आवर्ती और तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। अभी ये चूँकि ये प्रकाश है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ गया, प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, यानी कि एक वर्णी मतलब एक ही टाइप का, नहीं लाल है तो लाल, समझ गए, लाल है तो ओनली फॉर लाल, उसमें किसी दूसरे का रंग, दूसरा कलर को थोड़ा बहुत मिक्सअप नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाल है तो ओनली लाल, पीला है तो बिल्कुल पीला, उसमें पीलापन बिल्कुल, समझ गए ऐसे। तो प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक वर्णी, मोनोक्रोमेटिक।
दोनों प्रकाश तरंग एक ही दिशा में संचारित होनी चाहिए, वो तो अपने को पता है, ये तो व्यतिकरण की कंडीशन है ही। अब देखो, दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि भाई जिन दो तरंगों के मध्य व्यतिकरण हो रहा है ना, और वो जिस स्रोत से निकल रही है, मैंने कहा पहली तरंग इस स्रोत से निकल रही है, दूसरी इससे निकल रही है, तो दोनों स्रोत बहुत पास में होने चाहिए, बहुत पास होने चाहिए, समझ गए? दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होने चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। क्या कह रहा है? आयाम बराबर होने चाहिए, जिससे स्पष्ट व्यतिकरण प्राप्त हो। आयाम बराबर में स्पष्ट व्यतिकरण कैसे? जैसे कि भाई देखो, आपको पता है कि जैसे कि क्या फॉर्मूला होता है, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, रूट में आता है ये, ठीक है। तो R बराबर क्या आता है? जब इसको अगर cos फाई बराबर अगर 1 है तो उसको क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस A2 का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ क्या होगा? R बराबर A1 प्लस A2, ये आता है कब? जब समपोषी व्यतिकरण हो तो, ठीक है। और R बराबर क्या आता है? A1 माइनस A2, कब? जब विनाशी व्यतिकरण हो तब। तो यानी कि जब आयाम बराबर होंगे ना, तो क्या होगा? स्पष्ट व्यतिकरण। मतलब कैसे कि भाई आयाम बराबर है, तो ये भी ये भी ये, तो समपोषी में क्या हो जाएगा? 2 है, यानी कि बहुत उजाला, अच्छे से प्रकाश का उजाला हो जाएगा। और ये भी है, ये भी है, विनाशी में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल अंधेरा, समझ गए? बीच की बात ना हो, कुछ भी बीच की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मतलब क्या होगा? आयाम बराबर नहीं होगा तो फिर मतलब जब विनाशी व्यतिकरण होगा तो पूरा अंधेरा नहीं होगा, समझ गए? पूरा अंधेरा नहीं होगा। और जब समपोषी होगा तब भी पूरा उजाला नहीं होगा, समझ गए? तो स्पष्ट प्रतिरूप प्राप्त नहीं होंगे, बात समझ रहे हो? तो इसीलिए आयाम बराबर होंगे तो क्या होगा? जब विनाशी व्यतिकरण है तो बिल्कुल अंधेरा, और समपोषी व्यतिकरण है तो बिल्कुल शानदार उजाला, ऐसी चीज़ें, मतलब समझ गए? तो यानी कि जिससे अपने को स्पष्ट व्यतिकरण प्राप्त हो चुके। फिर ये कंडीशन देखो, ध्रुवित तरंगे होना इसकी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन यदि दोनों तरंगे ध्रुवित हो, भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने को ध्रुवित तरंगे ही लेनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लिया कि कोई भाई साहब ले रहे हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ 2 ध्रुवित तरंगे ही लूँगा, तो यदि आप 2 ध्रुवित तरंगे ले रहे हो व्यतिकरण के लिए, तो इनके जो ध्रुवण है ना वो एक ही तल में होना चाहिए। इन दोनों तरंगों का ध्रुवण एक ही तल में होना चाहिए। चलिए, ये होगी व्यतिकरण की शर्त। थोड़ी सी चीज़ मैं बता देता हूँ इस कोहेरेंट से संबंधित, कला संबंध से संबंधित। कला संबंध स्रोत मतलब देखो, जब 2 तरंगे अपने बोलते हैं कि भाई 2 तरंगे कला संबंध होनी चाहिए, तो वो दोनों तरंगे कला संबंध होगी कब? जब वो किसी न किसी कला संबंध स्रोत से निकलेगी, समझ गए? तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत हो, यानी कि समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, उनके मध्य कलांतर समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, समय के साथ नियत रहना चाहिए। तो भाई ये मालूम पड़ा कि भाई ऐसे 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत प्राप्त करना संभव नहीं है। कि भाई ऐसे 2 स्वतंत्र यानी कि अलग अलग प्रकाश स्रोत, यानी कि एक प्रकाश स्रोत ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तो वो फिर आपस में कला संबंध नहीं हो सकते, ठीक है, नेचुरली नहीं हो सकते। तो मतलब कोई भी 2 अलग अलग प्रकाश स्रोत कला संबंध नहीं हो सकते। तो अपने को कला संबंध स्रोत बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? तो अपन क्या करेंगे? एक ही स्रोत से 2 कला संबंध स्रोत बनाए जाते हैं। यानी कि अपन क्या करेंगे? एक ही स्रोत होगा ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब ये समझ लो कि किसी विधि द्वारा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उससे निकलने वाले जो प्रकाश है उसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि ऐसा लगेगा कि हाँ ये प्रकाश 2 स्रोत से आ रहा है। आखिर में आ तो रहा है एक ही से। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ कोई दीवार है, दीवार के पीछे मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, कोई भी प्रकाश स्रोत लगा दिया, यहाँ पे 2 छेद कर दिए। तो अब ये प्रकाश गिरेगा इस पर, तो एक तो प्रकाश इस छेद से बाहर आएगा, एक प्रकाश इस छेद से बाहर आएगा। तो यानी कि ये भी क्या हो गया? एक प्रकाश का स्रोत हो गया, ये एक प्रकाश का स्रोत हो गया। तो मेरे लिए तो यही हो गया, बाकी तो पीछे तक कौन मुझे नहीं पता। तो ये दोनों आपस में फिर क्या होंगे? कला संबंध होंगे, समझ गए? हाँ, नहीं तो मतलब, और पीछे कौन सा? एक ही स्रोत है। इससे अगर कोई 2 स्रोत अलग अलग रखे हुए हैं फिर इनसे तरंगे, तो वो कला संबंध नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एक होता है लेजर से प्राप्त प्रकाश कला संबंध एक वर्णी होता है। लेजर लाइट आपको बताओ, बिल्कुल एक लाल तो लाल रंग की, कितनी एकदम सटीक कह जाती है, ठीक है, उसकी जो तीव्रता होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो लेजर से प्राप्त प्रकाश कला संबंध वह एक वर्णी होता है, ठीक है। तभी तो आप पहले जब आज भी मिलती है मार्केट में, जब हम लोग छोटे थे तो मतलब बच्चे लाते थे ऐसे, कुछ मुंह बनता था कुछ, फिर वो लव वाला सिग्नल वो बनता था ऐसे, फिर वो दीवार पे लगा देते, दीवार पे कुछ बनता था, ठीक है। आजकल इतना मतलब रहा नहीं बच्चों में उस चीज़ का क्रेज। पहले मतलब जब मैं छोटा था तो उस टाइम वो बहुत क्रेज था उस चीज़ का, ठीक है।
चलिए, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास मैंने देखा नहीं कभी इस प्रकार चीज़ें। अब देखो, कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियाँ, तो ऐसे कोई विधियाँ कोई आपको पढ़ना नहीं है, मतलब चीज़ें कुछ क्वेश्चन कभी थ्योरेटिकली पूछ ले तो ध्यान रखना है। एक तो होता है आयाम विभाजन, एक होता है तरंगाग्र, यानी कि अब ये क्या विभाजन होता है, ये देखो, ये भी एक चीज़ होती है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट, लेकिन अब इसके पीछे अपन भाग नहीं सकते, ठीक है, बस नाम याद कर लो, एक तो आयाम विभाजन, एक ये वाला। और अब देखो इसमें तो कौन सा होता है, यंग का द्वि छिद्र प्रयोग और फ्रेनेल दी प्रिज्म, ये दोनों इस पे डिपेंडेड है, ठीक है, और माइकलसन व्यतिकरण मापी और न्यूटन वाले, ये दोनों आयाम विभाजन पर डिपेंड है। यानी कि मतलब कला संबंध प्राप्त करने के लिए दो मेथड है, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, और चार ये अलग अलग मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे अपन व्यतिकरण वगैरह चीज़ें वो करते हैं। तो माइकलसन व्यतिकरण मापी, न्यूटन वाले, यंग द्विछिद्र प्रयोग, फ्रेनेल दी प्रिज्म, तो इसमें से अपन यंग द्विछिद्र प्रयोग तो अपन पढ़ने वाले हैं, अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपना व्यतिकरण में मेन क्वेश्चन इसी से बनते हैं, ठीक है। अभी तक तो ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक डेमो था। रियल व्यतिकरण तो आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो तो स्टार्ट होना है, वो यंग का द्विछिद्र प्रयोग है, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, लेकिन वो इजी हो जाएगा आपके लिए, इतना टफ नहीं। आपको पता है ना, मैं रियल चीज़ स्टार्ट करने से पहले ही मतलब सारी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जिससे काम आसान हो जाता है। तो बस आसान हो गया इसका भी काम, ठीक है। चलिए, अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ में थोड़ा सा मतलब मुझे याद आया, बताना ज़रूरी है। देखो, एक चीज़ उससे संबंधित है, बूस्टर एंगल से, बूस्टर का कोण, ठीक है, किससे संबंधित, बूस्टर के कोण से संबंधित। यानी कि मैंने आपको बताया था कि भाई कि ये कोई माध्यम है 1, ये माध्यम है 2, ठीक है, यहाँ कोई प्रकाश की किरण गिरती है और जब ये आई बी पर गिरती है बूस्टर कोण पर, ठीक है, और ये दी म्यू, ठीक है, तो मतलब क्या होता है, यहाँ से अपने को जो परावर्तित प्रकाश है वो क्या मिलता है, पूर्ण ध्रुवित मिलता है, ठीक है, और इस म्यू बराबर होता है म्यू बराबर 10 IB, म्यू बराबर 10 IB, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में ये म्यू क्या है, यहाँ का अपना इस माध्यम का, कि भाई ऐसे आ रही है तरंग, माध्यम 1 से माध्यम 2 में आ रही है ना, माध्यम 1 से माध्यम 2 में आ रही है, तो आपने लिखा है म्यू। म्यू एक्चुअल में क्यों आया, क्योंकि देखो रियल फार्मूला तो क्या होता है, अगर इसका ये म्यू 2 है और इसका यदि म्यू 1 है, तो रियल फार्मूला ये होता है म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू 10 IB। समझ गए, जिस माध्यम में जा रही है उसका, जिस माध्यम से आ रही है उसका बराबर 10 IB, मतलब आपतित। अगर ये म्यू 2 से म्यू 1 को जा रही होती तो फिर म्यू 1 बाई म्यू 2 आता। समझ गए, तो एक्चुअली अपन ने सिर्फ ओनली म्यू क्यों लिखा, क्योंकि अपन क्या कर रहे थे, इस साइड वाले भाग को अपन क्या मान के चल रहे थे, हवा या निर्वात के बराबर, तो उसका अपन लगभग मानते 1, उसका मानते 1, तो और इसका म्यू, तो म्यू अपन 1 यानी कि म्यू लिखते थे। समझ गए, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में 2016 में से क्वेश्चन पूछा भी गया इस टाइप का, ठीक है। तो तभी मतलब मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले आपने कन्फ्यूज हो, अरे यार सर ने तो सिर्फ यही बताया था कि म्यू ये वाला है, ये मतलब एक्चुअली में ये म्यू है और इसको 1 लेते तो इसलिए म्यू अपॉन 1 बराबर म्यू लिख लेते हैं, बाकी रियल में म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता है। समझ गए, म्यू 1 का कौन सा, जिस माध्यम से आपतित होती है, और म्यू 2 जिस माध्यम पर आपतित होती है वो, ठीक है। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, तो ध्यान रखना म्यू 2 अपॉन म्यू 1 बराबर 10 IB, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी कुछ घुमा ना सके, क्योंकि इनसे एक सवाल आना पक्का है, मेलस का नियम या फिर बूस्टर का नियम, और 2 भी आ सकते हैं। समझ गए, चलिए, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे व्यतिकरण, यानी कि किसका, यंग का द्विछिद्र प्रयोग। अब देखो, यंग का द्विछिद्र प्रयोग, यंग का द्विछिद्र प्रयोग, सवाल बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, सवाल कहाँ से बनेंगे, यहीं से बनेंगे, ठीक है। अब देखो, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ है, यहाँ पे लगा हुआ है एल, एक पर्दा है L, यहाँ पे एक पर्दा है M, और यहाँ पे एक पर्दा है N, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पर्दा जिस पे एक छेद है, ये समझ लो एक छेद है, होल है, ठीक है, जिस पर एक वर्णी प्रकाश गिरता है। एक वर्णी प्रकाश मतलब एक ही रंग का, एक वर्णी प्रकाश मतलब एक ही रंग का, ठीक है। तो वो S क्या होता है, फिर यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ आगे जो पर्दा लगा हुआ है इसके 2 मतलब क्या बोलते हैं, ये बने हुए छिद्र,
दो छिद्र बने हुए हैं, तो ये प्रकाश यहाँ से दो पार्ट में निकल जाता है। अब जैसे ये दो पार्ट में, देखो ये दूरी भी सेम है और ये दूरी भी सेम है, S की S2 से दूरी सेम है, S की S1 से दूरी सेम है। ये दोनों जैसे ऐसे जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा कि भाई S1 और S2 से निकला, अपने को क्या लगेगा कि भाई प्रकाश S1 और S2 से आ रहा है, पीछे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अपने को ये जो पर्दा है इसको तो क्या लगेगा कि S1 और S2 का एक सोर्स है, एक सोर्स है, तो फिर इन दोनों से जो प्रकाश जो निकलेगा ना, वो फिर क्या होगा, आपस में कला संबंध होगा, यानी कि कोरेंट, उसको बोलेंगे कोरेंट, वो होगा कला संबंध। अब देखिए ये स्मॉल डी इन S1 और S2 के बीच की दूरी है, ठीक है, जिसका मान बहुत कम होता है, ठीक है, दिखाने के लिए बताया, इतना भी नहीं होता। और डी क्या है, ये इस S1 और S2 और जो ये पर्दा है उसके बीच की दूरी है, ठीक है। तो S1 और S2 से जो कला संबंध वेव्स निकलती है, उनके मध्य होता है व्यतिकरण, उनके मध्य क्या होता है, व्यतिकरण। और व्यतिकरण होने से क्या होता है, यहाँ पर ये जो N जो पर्दा है वहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार की पट्टियाँ प्राप्त होती है, ऐसे चमकीली काली, चमकीली काली, चमकीली काली, चमकीली काली, चमकीली, समझ गए। तो देखो जब रेखा छिद्र S पर एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है तो पर्दे पर समान चौड़ाई की, याद रखना, समान चौड़ाई की, ये भी चौड़ाई समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये जो समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त, दीप्त यानी कि चमकीली ये वाली, अदीप्त यानी कि मतलब काली, कोई प्रकाश नहीं वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगी अदीप्त, ये हो जाएगी अदीप्त, और ये हो जाएगी दीप्त, ये हो जाएगी दीप्त, ठीक है। एकांतर क्रम में दिखाई देती है, यानी कि एक दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त, एकांतर क्रम में एक के बाद एक। इसे यंग द्विछिद्र प्रयोग का व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। ये होता है यंग के द्विछिद्र का एक्सपेरिमेंट है, उसका व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण प्रतिरूप है। अब देखो दीप्त पट्टियाँ उन्हीं रंग की बनती है जिस रंग का प्रकाश डाला जाता है। दीप्त पट्टियाँ उन्हीं रंग की बनती है जिस प्रकार का प्रकाश डाला। देखो सारी जो ये पट्टियाँ है दीप्त और अदीप्त, इनको पट्टियाँ भी बोलते हैं और ऐसे भी क्या कुछ भी, मतलब कोई बोलता है पट्टियाँ, कोई बोलता है दीप्त अदीप्त, कोई चमकीली काली, मतलब कुछ भी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि मतलब दीप्त की जगह बहुत बार चमकीली भी आ सकता है, ठीक है, अदीप्त की जगह काली भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब देखो दीप्त पट्टियाँ उन्हीं रंग की बनती है जिस रंग का प्रकाश डाला जाता है। तो देखो ये जो दीप्त और अदीप्त पट्टियाँ, इनकी क्या होगी, चौड़ाई समान होगी, जितनी चौड़ी ये होगी उतनी चौड़ी ये होगी, उतनी चौड़ी ये सभी की चौड़ाई समान, एक समान है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, सभी की चौड़ाई एक समान है। लेकिन अब जैसे कि सर ये तो बनेगी काली, अदीप्त तो काली, ठीक है, मान लिया। ये दीप्त किस रंग की बनेगी, तो दीप्त किस रंग की बनेगी, दीप्त पट्टियाँ उन्हीं रंग की बनती है जिस रंग का प्रकाश डाला जाता है। अब यहाँ से लाल रंग डालोगे तो ये दीप्त है ना, ये वाली ये लाल बनेगी। अगर आप पीला डालोगे तो ये दीप्त पीली बनेगी, समझ गए, ये दीप्त वाली ये, समझ गए, इधर रखना। और ये है सेंटर, ये इसका सेंटर है। सेंटर हमेशा कैसी बनती है, दीप्त बनती है, बीच में कैसी बनेगी, दीप्त, बाकी उसके बाद अदीप्त दीप्त अदीप्त ऐसे, फिर नीचे भी ऐसे कैसे होगा, सेंटर हमेशा क्या बनेगा, दीप्त, सब सेंटर बनेगा दीप्त, ठीक है, ये ध्यान रखना, सेंटर हमेशा दीप्त ही बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और इसके और व्यतिकरण के जब अपन कंपैरिजन करेंगे उसमें भी चीज़ें पढ़ेंगे ये, ठीक है। अब देखो दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है, ओके, जो मैंने बोला वही। S से एक तरंगाग्र निकलता है तथा S1 S2 से निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के व्यतिकरण से ये प्रतिरूप मिलता है। अब देखो ये तरंगाग्र और तरंगिका ये एक्चुअली अलग से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब अपन ये वेव्स रूप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग में ये तरंगाग्र और तरंगिका आता है, तो उसके पीछे भी भागने की जरूरत नहीं है, ना ही मतलब उसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत है। बस इतना समझ लीजिए, लाइन लिखी हुई है ना कि S से क्या निकलेगा ये, और इससे S1 और S2 से, मतलब S से निकलेगा
तरंगाग्र, और यहाँ से जो ये ऐसे फिर निकल जाएगी द्वितीय तरंगिकाएं, ऐसे बोल सकते हैं इसको। अब आप ये मत समझना कि भाई ये क्या है सर, ये क्या है, उतना इसके पीछे भागना नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी सिर्फ एक नॉर्मली कभी पूछ लिया कि भाई व्यतिकरण, द्वितीय इधर के प्रयोग में व्यतिकरण किससे होता है, तो आ जाए प्रथम द्वितीय तृतीय, तो ये चीज़ तो उसलिए याद रखना बस। अब मेन जो इसके जो फॉर्मूलेस वगैरह है उस पर बात करते हैं कि कैसे क्या चीज़ होती है, इनकी चौड़ाई वगैरह कैसे निकालते हैं, उस पर बात करते हैं। उनमें भी देखो व्यतिकरण होगा तो क्या होगा, संपोषी होगा, विनाशी होगा, वो चीज़ें सारी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ से जो ये पट्टिका बनती है ना, इसको बोलते हैं, जो बीच में बनती है ओ बिंदु पर, वो होती है केंद्रीय पट्टिका, यानी कि हमेशा ये दीप्त होती है। ये हमेशा कैसी होती है, दीप्त होती है। कैसी होती है, दीप्त। क्यों दीप्त क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा संपोषी व्यतिकरण होगा। क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण। अब देखो उसके बाद सेकंड नंबर है, इसको बोलेंगे प्रथम काली। सेकंड नंबर जो आती है उसको बोलते हैं प्रथम काली। फिर इस साइड वाली भी इसको बोलेंगे प्रथम काली, ठीक है। अब ये आगे तो इसको बोलेंगे प्रथम चमकीली। ये तो है केंद्रीय चमकीली, समझ गए, और ये है प्रथम चमकीली, और ये फिर इस साइड भी ऊपर नीचे प्रथम चमकीली। जैसा पैटर्न ऊपर होगा वैसा वैसा पैटर्न नीचे भी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी ये केंद्रीय फ्रिंज हमेशा कैसी होगी, दीप्त होगी। केंद्रीय फ्रिंज हमेशा दीप्त होगी, ठीक है। बाकी ये काली, ये प्रथम चमकीली, ये फिर होगी द्वितीय काली, ये द्वितीय चमकीली, ये हो जाएगी द्वितीय चमकीली, ठीक है। ये हो जाएगी द्वितीय काली, समझ गए। ऐसे कैसे नीचे भी ये द्वितीय काली, ये द्वितीय चमकीली, ऐसे समझ गए। अब देखो ओ पर, ये बिंदु ओ है, ठीक है। ओ पर S1 में S2 से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है। तो देखो ये ओ बिंदु है, ये बीच में बना हुआ है, तो ये दूरी भी सेम है, S1 से O और S2 से O, ये दूरी भी सेम है। जो तरंग जो S1 से O जाएगी वो भी पथ उतना ही तय करेगी, और S2 से O जाएगी वो भी पथ इतना ही तय करेगी, यानी कि इन दोनों तरंगों के मध्य पथ में अंतर, पथांतर शून्य। पथांतर क्या हुआ, शून्य हो गया, समझ गए। चूंकि पथांतर शून्य हो गया तो कालांतर बराबर थीटा बराबर 2π इंटू पथांतर, शून्य से गुणा करो, थीटा बराबर कितना है, 0, और थीटा 0 होता ही आपको पता क्या होता है वहाँ पर, संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण होगा तो ये केंद्रीय फ्रिंज कैसी बनेगी, हमेशा ही दीप्त बनेगी। तो ये हमेशा ही मतलब क्या होगा, यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज हमेशा दीप्त बनेगी, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये है स्मॉल डी, S1 और S2 के बीच की दूरी है। ये D, M, N इसके बीच की दूरी D है, ये पर्दा, ये L को तो छोड़ दो, भूल जाओ बस, ठीक है। और ये O इस N पर्दे का मध्य बिंदु है, जहाँ पर O पर क्या होती है, केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होती है, फिर उसके बाद ऊपर नीचे फ्रिंज प्राप्त होती है। मैं किसी बिंदु पर विचार करता हूँ, कोई बिंदु P मान लिया, कोई बिंदु P मान लिया, ठीक है। वो O से किस दूरी पर है, X दूरी पर। तो यहाँ पे जब ये तरंगे जाएगी तो यहाँ पे जाएगी तरंगे, तो देखो S1 से तो पास में है, तो S1 दूरी तय करेगा कम, और S2 से निकलने वाली की दूरी तय करना पड़ेगा ज़्यादा। तो ये S2 को कितना ज़्यादा तय करना पड़ेगा, उसका अंतर निकालोगे कैसे, तो आप क्या कर दो, आपको पता है अगर दोनों के बीच में लाइन डिपेंड निकालना है तो आप यहाँ से लंब डाल दो, यहाँ से लंब। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से तो दोनों का सेम हो गया, अभी पीछे वाला जो हिस्सा रहा वो क्या हो गया, इस S2 को एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, S2 को चलना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो जो हिस्सा एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है उसी को बोलते हैं पथांतर, उसी को बोलते हैं पथांतर, समझ गए। इसको मैं बोलूँगा डेल्टा, इसको बोलूँगा डेल्टा, डेल्टा बराबर पथांतर, ठीक है। डेल्टा क्या हो जाएगा, पथांतर, और x मध्य बिंदु से फ्रिंज की दूरी, पट्टिका या फ्रिंज की पट्टिका, इसको पट्टिका ही बोलते हैं या फिर फ्रिंज भी बोलते हैं, फ्रिंज बोलो पट्टिका बोलो, अलग अलग इंसान अलग अलग शब्द यूज कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड यूज किया जाए, ठीक है। डी क्या हो गया,
पर्दे के बीच की दूरी। और क्या रहा बाकी? स्मॉल डी, S1 व S2 के बीच की दूरी। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि दो जो प्रकाश स्रोत है, क्योंकि अभी S1 S2 क्या कर रहे हैं, दो प्रकाश स्रोत की तरह काम कर रहे हैं, तो ये दो प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी है, ये भी बोल सकते हो। तो इसको अपन वो निकाल के कैसे भी करके एक संबंध आता है, ठीक है, वो उसके पीछे जानने से मतलब नहीं है कि भाई वो अपन कहाँ से आया, वो संबंध क्या है आपको वो याद रखना है। वो संबंध क्या है आपको वो याद रखना है। वो संबंध ये आता है x बराबर डेल्टा D अपॉन डी। ये खोपड़ी में बिठा लो, ये खोपड़ी में बिठा लो, समझ गए? व्यतिकरण वैसे इतना इजी भी नहीं पड़ता कि मतलब किसी को पहली बार में समझ आ जाए, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बिना कुछ ज़्यादा बेसिक जाने इस वे में बता रहा हूँ कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी और इजीली न्यूमेरिकल वगैरह आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो संबंध ये रहता है x इक्वल डेल्टा D अपॉन डी, ठीक है। यदि आपको कुछ बोला जाए कि भाई x दूरी पर कोई चमकीली या काली फ्रिंज है, तो वो x दूरी का मान अब देखो, मैंने माना कि भाई बिंदु P पर कोई भी बिंदु P है जो अपन ने माना था, वो जो पीछे भी, ठीक है, उस पर चमकीली फ्रिंज बनती है। क्या बनती है? चमकीली फ्रिंज। अब चमकीली बनेगी तो क्या होगा? चमकीली बनेगी कब? मतलब प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी तब बनेगी। प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा कब होगी? जब संपोषी व्यतिकरण होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आपको पता है जो पथ में अंतर कितना होता है, डेल्टा बराबर एल लैम्बडा, डेल्टा बराबर एल लैम्बडा। अब अपने को ये नहीं पता कि भाई ये चमकीली बनी है, कौन सी चमकीली बनी है। चमकीली ये तो होती है केंद्रीय दीप्त, उसके बाद ये पहली चमकीली हो सकती है, दूसरी चमकीली हो सकती है, तीसरी चमकीली हो सकती है। कौन सी चमकीली बनी है? मैंने माना कि यदि ये पहली चमकीली है, पहली चमकीली है तो क्या होगा? लैम्बडा। द्वितीय चमकीली है तो 2 लैम्बडा, तीसरी है तो 3 लैम्बडा। और यदि ये एनवी चमकीली है, कौन सी? एनवी, एन कुछ भी हो सकता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ठीक है। तो अतः इस एनवी फ्रिंज की पर्दे के केंद्र से दूरी, पर्दे का केंद्र O है और मैंने माना यहाँ कोई चमकीली मिल रही है दूसरी, तो उसकी पर्दे के केंद्र से दूरी x है, तो ये x क्या होगी? x क्या होगी? ठीक है। तो आपको पता है x बराबर डेल्टा, अपने को फॉर्मूला मैंने बताया था पीछे भी, डेल्टा D अपॉन स्मॉल d, ये बताया था। तो x क्या हो जाएगा? x n के लिए, मतलब एनवी फ्रिंज के लिए, और डेल्टा की जगह लिख देंगे एल लैम्बडा, ठीक है, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण डी वो का वो, स्मॉल डी वो का वो। अब जहाँ पे क्या हो जाएगा? एन का मान हो जाएगा 1 2 3, एन का मान 1 2 3, जीरो नहीं लेंगे क्योंकि भाई जीरो तो क्या हो गया, जीरो रख दी तो आप क्या होगी, यहाँ जीरो रखो तो एक्स एन बराबर जीरो, एक्स एन बराबर जीरो यानी कि ये वाला बिंदु, मूल बिंदु, और मूल बिंदु पे तो क्या है, वैसे ही केंद्रीय चमकीली दीप्त प्राप्त हो रही है अपने को, केंद्रीय चमकीली दीप्त अपने को प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो केंद्रीय चमकीली दीप्ति, ये केंद्रीय चमकीली दीप्ति है, इसको कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी यहाँ से स्टार्ट होती है पहली चमकीली, समझ गए, इसको बोलेंगे केंद्रीय चमकीली, हमेशा केंद्रीय दीप्ति यहाँ होती है पहली चमकीली, दूसरी तीसरी, ऐसे समझ गए। इसको कहीं पहली चमकीली में मत मान लेना, गलती मत करना, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया था, एक्शन बराबर क्या आ गया, एल लैम्बडा डी अपॉन डी, एल लैम्बडा डी अपॉन डी। अब देखो यहाँ से आप देखोगे तो जो दो चमकीली फ्रिंज के बीच में एक काली है, दो काली फ्रिंज के बीच में एक चमकीली है, समझ रहे हो, दो चमकीली फ्रिंज के बीच में काली है और एक काली फ्रिंज के बीच में
दो चमकीली फ्रिंज है, उसके बीच में एक काली है, ठीक है, और दो काली फ्रिंज के बीच में एक चमकीली है, ठीक है, ऐसे। अब देखो, अब मानते हैं विनाशी व्यतिकरण। चलिए अब मानते हैं कि माना बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज प्राप्त होती है? काली। कौन सी बनती है? काली। तो काली बनेगी तो क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा, ठीक है। तो जाके होगा, तो इस विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है? 2n - 1 λ/2, 2n - 1 λ/2, ठीक है, 2n - 1 λ/2। यदि ये पहली काली हो तो क्या होगा? λ/2, द्वितीय काली हो तो 3 λ/2, और यदि ये nवीं काली हो तो डेल्टा बराबर 2n - 1 λ/2। अतः इस nवीं फ्रिंज की पर्दे के केंद्र से दूरी, फॉर्मूला क्या है? x डेल्टा d अपॉन स्मॉल d। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये किसका मान? इसका पथांतर डेल्टा का मान। यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3। अब आप n बराबर 1 लिखोगे तो देखो क्या आएगा? 2 आपको पहले तो एक बार आपने 2n + 1 लिखवाया था, क्योंकि उसमें अपन 0 से स्टार्ट कर रहे थे n, इसमें अपन n 1 से स्टार्ट कर। क्यों? क्योंकि भाई अपने बोलने में भी तो ऐसे ही आ रहा है कि पहली फ्रिंज दूसरी फ्रिंज, नहीं तो फिर क्या होता है बहुत सारे सर स्टार्ट तो वो करते हैं 0 से, लेकिन फिर आपको पहली फ्रिंज निकालनी होती है पहली काली, तो फिर n बराबर 0 रखना पड़ता है। इतना कन्फ्यूजन क्यों? पहली काली मतलब n बराबर 1, द्वितीय काली मतलब n बराबर 2, नहीं तो आप आपको बोलते हैं द्वितीय काली तो फिर n बराबर 1 रखना पड़ता, नहीं तो यहाँ आपको n बराबर 2 रखने से काम चल जाएगा। तो देखो, अतः क्या देखो यहाँ से डेल्टा एक्चुअली देखोगे तो 1 रखने पर कितना आ रहा है? 2 - 1 यानी कि λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। समझ गए? ये सारे क्या है? विनाशी व्यतिकरण के लिए, सारे विनाशी के लिए। उसी प्रकार यदि संपोषी के लिए देखोगे, संपोषी के लिए 0 λ, 2 λ, 3 λ, ये सब संपोषी के लिए। लेकिन इसमें अपने ये है कि भाई ये किसको चला गया? ये चला गया केंद्रीय दीप्त को, ये चला गया केंद्रीय दीप्त को, ये वाला किसको चला गया? केंद्रीय दीप्त। बाकी इसके बाद ये पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, पहली चमकीली, दूसरी चमकीली, तीसरी चमकीली। समझ गए? तो पहली चमकीली के लिए क्या होगा? λ, 2 λ, उसी प्रकार 3 λ। इन सभी में यहाँ पर भी आप n बराबर क्या रखोगे? 1 2 3, और यहाँ पर भी n बराबर 1 2 3 दोनों में, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं दे। ये चीज़ होगी, ठीक है। अब चलिए, अब अपन निकालते हैं इन फ्रिंज जो पट्टी का है उनकी चौड़ाई। जैसे कि भाई आपको पता है ये केंद्रीय चमकीली, उसके बाद काली, काली, फिर चमकीली, फिर काली, ठीक है। तो आप देखोगे कि मेरे को अगर इस काली फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? इसकी दूरी, जो चमकीली की दूरी माइनस इसके नेक्स्ट वाली जो चमकीली है उसकी दूरी, कि भाई ये चमकीली पहली चमकीली है और दूसरी चमकीली है, तो ये x2 - x1 करूँगा तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी अपने पास, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थिति x2 है, इसकी x1 है, तो इसके बीच में कौन है, तो उसकी अपने को मालूम पड़ जाएगा, तो अपन वही करेंगे आगे, ठीक है। चलिए देखो, अब बात करेंगे फ्रिंज चौड़ाई की। इसकी बात करेंगे फ्रिंज चौड़ाई की। तो दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, यानी कि भाई जैसे कि ये दो चमकीली है, दो चमकीली के बीच में मिलेगी एक मिलेगी काली, ठीक है। तो इन दो चमकीले के बीच की मैं अगर दूरी निकाल दूँ तो वो क्या बन जाएगी? अब अपने फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी, वो हो जाएगी किसकी? इसकी काली की। और अगर यदि मैं दो काली के बीच की चौड़ाई निकालूँ तो वो अपने को मिल जाएगी उसकी चमकीली की, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। माना nवीं चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई पर्दे के केंद्र से दूरी कितनी है? xn n λ/2, ठीक है। फिर मैंने माना कोई n+1 भी है, यानी कि मतलब अपन अगर पहली और दूसरी के बीच में निकालो तो पहली दूसरी, या फिर तीसरी और चौथी के बीच की दूरी, या फिर चौथी और पांचवी के बीच की दूरी, ऐसे, ठीक है। तो n है तो n+1, x n+1, यहाँ भी n की जगह n+1 लिख दिया, λ/d। अब ये निकालोगे ना तो ये आएगा अंतर λd/d, ये आ गया b। ये याद रखना, खोपड़ी में बैठा लेना, सवाल इसके ऊपर बनते हैं। λd/d। अब चमकीली व काली, देखो ऐसे कैसे अपन उसके लिए भी करेंगे, वो 2n+1 λ/2, उसके लिए भी x n+1 xn वाला वो करेंगे, तो ये क्या चीज़ आता है, ये क्या आता है, ठीक है। वो कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये याद रख लो। चमकीली व काली फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई समान होती है।
चमकीली व काली फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई समान, यानी कि जो फ्रिंजें बनती है ना, मैंने पहले लाइन लिखवाई थी कि भाई उसके इस पैटर्न में प्रतिरूप में जो फ्रिंजें बनेगी उन सभी की चौड़ाई समान होगी। तो चमकीली हो या काली हो, भले ही चमकीली हो या काली हो, उनकी फ्रिंज चौड़ाई, जो ये चौड़ाई मोटाई में बन रहे थे ना, ये सभी का सेम होगा। ये ठीक है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। तो चमकीली व काली फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई समान होती है, समझ गए। तो मतलब सारी फ्रिंज जो बन रही है उन सभी की चौड़ाई क्या होगी, समान होगी। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अब देखो बीटा क्या आता है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्बडा क्या है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अब देखो ये बीटा किस पे डिपेंड करता है, लैम्बडा पे डिपेंड कर रहा है, इस डी पे डिपेंड कर रहा है और स्मॉल डी पे डिपेंड कर रहा है। तो अपने को यदि फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ानी है तो अपन लैम्बडा बढ़ाएंगे तो बी बढ़ जाएगा बीटा, ठीक है। इस और या फिर दो सोर्स S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी, ये कम करेंगे तो भी बीटा बढ़ जाएगा। दो चीज़ें तो अपन काम में लेते हैं। ये चीज़ चूँकि इस डी को बढ़ाने से भी बी का मान बढ़ता है, लेकिन ये काम में नहीं लेते। कारण क्योंकि भाई ये डी बढ़ाओगे तो S1 और S2 और जो अपने पास पर्दा n, ये S1 S2 सोर्स है और ये पर्दा n है, इनके बीच की दूरी ये डी है। फिर डी बढ़ाओगे तो दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, चौड़ाई तो बढ़ेगी, लेकिन डी का मान ज़्यादा नहीं बढ़ाते क्योंकि तीव्रता कम हो जाती है। भाई इस सोर्स को जितना दूर लेके जाओगे, सोर्स दूर जाएगा तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा ना उसकी तीव्रता कम हो जाती है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। इसलिए इस डी को नहीं बढ़ाते अपन, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ाने के लिए इस डी को नहीं बढ़ाते, ध्यान रखना। इस डी को अपन कम कर सकते हैं, छोटे वाले डी को, ताकि बी बढ़ेगा। इस लैम्बडा को बढ़ा सकते हैं ताकि बी बढ़ेगा, लेकिन इसको नहीं छेड़ेंगे, समझ गए। इसको एक लिमिट में रखना जरूरी है, ठीक है। हाँ, ताकि अपने को दोनों चीज़ें मेंटेन करनी होती है। बिल्कुल इसको रखोगे कम तो फिर फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी कम, और बिल्कुल ज़्यादा रखोगे तो फिर तीव्रता कम हो जाएगी, समझ गए। तो इसको बीच की वैल्यू में रखते हैं मेंटेन करके, समझ गए ये चीज़ें। चलिए, तो ये हो गया इस। अब देखो ये जो पढ़ा है ना, इसमें मोस्टली सारी चीज़ें, आपको जो सवाल है ना, इनसे बाहर नहीं जाने वाला। एक तो क्या, x बराबर क्या आया था, डेल्टा पता अंतर डी अपॉन स्मॉल डी। जहाँ पर अगर संपोषी व्यतिकरण है तो क्या होगा, एल लैम्बडा। संपोषी यानी कि चमकीली बनती है तो, और विनाशी है तो 2n वाला वो फॉर्मूला, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, ये चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई होती है बी इक्वल टू, देखो क्या फर्क है, सिर्फ ऐसे करें, सिर्फ डेल्टा की जगह लैम्बडा आ गया, बस डेल्टा की जगह लैम्बडा आ गया, समझ गए। तो ये फॉर्मूला तो खोपड़ी में बिठा लो, सवाल इनमें से कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, समझ गए। ऐसे ही पूछ सकते, क्योंकि 20 समानुपाती लैम्बडा है तो ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई जब कोई लैम्बडा 1 का प्रकाश काम में लिया तो अपने को मिला फ्रिंज चौड़ाई बीटा 1, जब लैम्बडा 2 का प्रकाश काम में लेंगे तो बीटा 2 क्या होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब लिखोगे तो बीटा 1 बराबर सी, भाई अगर समानुपाती या फिर कुछ भी लिख दो, चलो लैम्बडा लिख दो, बीटा 2 समानुपाती लैम्बडा 2, जब भाग दोगे तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। तो यहाँ से 3 मान दे देंगे, कोई भी एक मान निकालना होगा। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ बन सकती है, ठीक है। या फिर आपको ये तीनों की वैल्यू दे दे, फिर बीटा का मान निकालने को बोल दे, या फिर इसमें से कोई भी 3 दे दे और एक पूछ ले, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला है कि भाई उसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा कुल संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, और ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा। क्या होगा, ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा और कुल ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली सर का मतलब थोड़ा जोश धीमा हो गया, मतलब ठीक है। एक्चुअली ये है कि मेरे को मतलब बुखार है, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया था, एकदम गर्मी में कुछ ठंडा ठंडा जूस पी लिया था, उस वजह से पहले तो बैठ गया गला, अब थोड़ा थोड़ा बुखार आने लग गया है। फिर भी चलो, आपकी क्लास तो सिलेबस तो पूरा करना ही है। ये क्लास मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है, 2 दिन मिला के ये क्लास पूरी होगी आज। तो देखिए, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है तथा कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है इसमें, ठीक है। दूसरा, यदि माध्यम सघन या पानी हो तो बीटा घट जाएगा। ये क्या बात हुई, तो देखो एक्चुअली आपको पता है V बराबर क्या होता है, एफ लैम्बडा, V बराबर एफ लैम्बडा। तो ये आवृत्ति है ना, हमेशा ध्यान रखना, आवृत्ति कभी बदलती नहीं, आवृत्ति सोर्स डिसाइड करता है। आवृत्ति कौन डिसाइड करता है, स्रोत। जिस स्रोत से निकलती है
वो स्रोत डिसाइड करता है कि इसकी आवृत्ति क्या रहेगी। वो स्रोत डिसाइड करता है कि उसकी आवृत्ति क्या रहेगी। आवृत्ति नहीं बदलती कभी भी, ध्यान रखना, ये फैक्ट है। आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती, आवृत्ति स्रोत डिसाइड करता है। आवृत्ति स्रोत डिसाइड करता है। तो इसलिए एक बार स्रोत से जिस आवृत्ति के साथ वेव्स निकल गई वो निकल गई, बस उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होगी। लेकिन चूंकि क्या होगा कि भाई सघन माध्यम में जाएगी तो वेग क्या होगा, घटेगा। वेग घटेगा तो इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए लैम्बडा को घटना पड़ेगा, लैम्बडा को घटना पड़ेगा। ठीक है भाई, इस साइड वाला भाग घट रहा है तो इस साइड वाला भाग तो कुछ ना कुछ घटेगा। तो एफ तो घटने से रहा, कौन घटेगा, लैम्बडा। तो यानी कि सघन माध्यम में क्या हो जाता है, तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। तो यानी कि तो लैम्बडा कम होगा तो क्या होगा, बीटा क्या होता है, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्बडा कम तो बीटा भी कम हो जाएगा, तो यानी कि बीटा घट जाएगा। ठीक है, अब ये एक तीसरा पॉइंट देखो। अभी तक तो अपन ने क्या किया था भाई, एक्सपेरिमेंट में एक वर्णी प्रकाश काम लिया था। कौन सा वाला, एक वर्णी बोले तो लाल तो लाल, पीला तो पीला, ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर उसकी जगह अपन बहुवर्णी, सफ़ेद प्रकाश क्या होता है, बहुवर्णी होता है। सफ़ेद प्रकाश बहुत सारे रंगों से बना होता है। सफ़ेद कोई एक्चुअली में रील में देखो तो वो सफ़ेद प्रकाश कोई श्वेत चीज़ नहीं होती, मतलब उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, वो बहुत सारे रंगों से मिल के बना होता है। तभी तो अपन कोई एक विक्षेपण चीज़ पड़ी होगी आपने, जब किसी प्रिज्म वगैरह पे गिराते हैं तो वो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग बनते हैं ना ऐसे। तो वो किस कारण बनते हैं, क्योंकि इस श्वेत रंग के अंदर बहुत सारे रंग होते हैं। ये एक्चुअली बहुवर्णी होता है। ठीक है, तो बहुवर्णी प्रकाश लेने पर केंद्रीय फ्रिंज तो सफ़ेद, तो उस केस में क्या होगा, केंद्रीय फ्रिंज तो कैसी प्राप्त होगी, सफ़ेद प्राप्त होगी, तथा उसके चारों ओर रंगीन फिल्में, रंगीन टाइप की, लाल पीली काली जो भी है, ठीक है वो। और इनकी सभी की फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, असमान होगी। इनकी सभी की फ्रिंज चौड़ाई असमान होगी, समझ गए, ठीक है। हाँ, अब देखो ये कह रहा है लाल पट्टिका की चौड़ाई, ये तीसरा एक पॉइंट था, ये पॉइंट ही अलग है, ठीक है, इसको कहीं मिक्स मत करना। हाँ, लाल पट्टिका की चौड़ाई नीली से ज़्यादा होती है, ठीक है। लाल पट्टिका की चौड़ाई नीली से ज़्यादा होती है क्योंकि लैम्बडा आर बड़ा है लैम्बडा बी से। देखो आपको पता है कि भाई अपन जब भी लाल लेंगे तो जो सारी जो चमकीली है वो क्या बनेगी, लाल बनेगी, और बाकी बनेगी काली। अगर नीला लेंगे तो जो सारी जो चमकीली है वो बनेगी नीली, बाकी बनेगी काली, ठीक है। तो चूँकि जब लाल पट्टिका बनेगी कब, जब लाल रंग का सोर्स काम में लेंगे, मतलब लाल ऐसा सोर्स काम में लेंगे जिससे लाल रंग का प्रकाश निकले। तो लाल रंग की जो लैम्बडा है वो ज़्यादा होता है इस नीले से, ठीक है। तो क्या होगा, इसके लिए फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा होगी। आपको पता है विबग्योर, या फिर हिंदी में बेनाली पीला, कुछ ऐसा कुछ याद कर रखा है आपने, बेनाली पीला हाँ, या फिर विबग्योर करके। तो रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, मतलब जो ये लाल रंग का है प्रकाश उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। तो उसके लिए क्या होगा, पट्टिका की चौड़ाई भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसके लिए लैम्बडा ज़्यादा है, समझ गए। चलिए 5वां पॉइंट, यदि λ1 तरंग का प्रकाश उपयोग में लेने पर N1 फ्रिज बनती है। मैंने माना कि भाई λ1 तरंग का प्रकाश उपयोग में लेने पर N1 फ्रिज बनती है, तथा λ2 तरंग का प्रकाश उपयोग में लेने पर N2 फ्रिज बनती है। तो एक संबंध होता है N1 λ बराबर N2 λ, बस याद रख लो इसको, ठीक है। कई बार बहुत ईजी में 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। यदि λ1 तरंग का प्रकाश उपयोग में लेने पर N1 फ्रिज बनती है, तो λ2 लेने पर N2 फ्रिज हो तो N1 λ1 बराबर N2 λ2, बस ये याद रख लो, ठीक है। एक होता है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई वो तो क्या है, नॉर्मली फ्रिंज चौड़ाई जो दूरी किस में आएगी, मतलब मीटर और या फिर उससे छोटे भाग, मीटर बहुत बड़ा हो जाता है उससे छोटे, यहाँ पे थीटा यानी कि रेडियन में आएगा। तो आपको पता है बीटा बराबर क्या है, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो अगर मैं इस डी को यहाँ लेके आऊँ डी, तो ये हो गया थीटा के बराबर। थीटा का मान कोई भी 2 वैल्यू दे दे, बीटा और डी दे दे तो भी निकाल सकते हो, ठीक है। और ये लैम्बडा और डी दे दे तो भी निकाल सकते हो। तो इसका फार्मूले 2 हो सकते हैं, लैम्बडा अपॉन डी फिर बीटा अपॉन बड़ा वाला डी। ये होती है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। यानी कि मतलब उनकी चौड़ाई किस में, एक एंगल के हिसाब से, एक एंगल के हिसाब से, ठीक है। मतलब एंगल कैसे है कि जैसे कि यहाँ कोई बनेगी फ्रिंज तो यहाँ पे वो कितनी चौड़ाई का एंगल बना रही है, समझ गए। कहने का मतलब ये है, यहाँ चौड़ाई यानी चौड़ाई यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, वो होता है
कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। चलिए अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अब देखिए क्वेश्चंस, हिम्मत नहीं हो रही है भाई, से बता रहा हूँ, इतना वीकनेस फील हो रही है। मतलब 2 झिरियाँ 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई है। कितनी? 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई है, यानी कि 1 मिलीमीटर दूर, यानी कि 2 झिरियाँ, यानी कि 2 छेद मान लो, वो S1 S2, ठीक है, कहने का मतलब ये। तो D कितना? 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर, ये होता है मिलीमीटर। सेंटीमीटर कितना? तो 10⁻² मीटर, ठीक है। और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है, यानी कि बड़ा वाला D कह रहा है कि भी 1 मीटर है, ठीक है। ये बड़ा वाला D कितना? 1 मीटर। फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 नैनोमीटर का प्रकाश आपतित हो, यानी कि लैम्बडा कितना दिया हुआ है? 500 नैनो इंटू यानी कि 10⁻⁹ मीटर। फ्रिंज अंतराल यानी कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा, लैम्बडा D/D। लैम्बडा कितना है? 500 इंटू 10⁻⁹ इंटू D कितना है? 1 है, और ये 10⁻⁻3, ठीक है। जब आप ऊपर लेके जाओगे सारा मैटर, तो ये कितना हो जाएगा? 500 10⁻⁻⁹ ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो 500 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻6। अब देखो, या फिर आप अब जो ये हो गया। अब जैसे जो भी आंसर दिया हुआ है, जिस हिसाब से ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, और ऑप्शन में 10⁻³ मिलीमीटर में दिया हुआ है, उसको 10⁻³ रख के mm में चेंज कर दो, ठीक है। वो तो उस हिसाब से जो भी है, ठीक है। बाकी आंसर ये आएगा। अगर ये आपको अगर नैनोमीटर में भी दे सकते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, मतलब 0.5 वगैरह ऐसे लगा के चीज़ें, मतलब क्या करते हैं, यहाँ गुणा कर लेते 0 से 0.030, या नीचे 1000 से भाग दे दो, तो 10⁻9 बनाओ। नैनोमीटर में 10⁻9। आंसर किस रूप में दिया हुआ ऑप्शन में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो मैंने माना कि मिलीमीटर में दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है। तो मेरे को बनाना है कि मिलीमीटर, यानी 10⁻³ बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, 500 10⁻³ और 10⁻³ मैंने ले लिया, इसको मैं बोलूँगा मिलीमीटर, इसको बोलूँगा मिलीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 500 बटा 1000, यानी कि 0.5 मिलीमीटर, यानी कि जो ये बीटा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 0.5 मिलीमीटर। कितना? 0.5 मिलीमीटर। समझ गए? अब देखो 2 नंबर का और ये कह रहा है भाई, बैंगनी रंग के लिए बीटा कितना दिया हुआ? 3 mm, यानी कि जो फ्रिंज चौड़ाई कितनी दी हुई है? 3 mm प्राप्त होती है। तो लाल रंग के लिए बीटा क्या होगा? तो आपको पता है बीटा समानुपाती होता है लैम्बडा, लैम्बडा बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा। या आपको ऑप्शन दिए हुए 4 ABCD, इनमें से कौन सा सही होगा? तो आपको पता है बीटा लाल, सॉरी लैम्बडा लाल बड़ा होगा लैम्बडा बैंगनी से, ठीक है। तो यानी कि जो लैम्बडा लाल के केस में जो अपने को फ्रिंज चौड़ाई मिलेगी, वो इस बैंगनी के लिए जो मिली उससे ज़्यादा होगी। तो ये तो क्या है, कम है, ये हो नहीं सकता, 2 भी हो नहीं सकता, सेम भी हो नहीं सकता। सही आंसर क्या होगा? 6 mm। समझ गए? सही आंसर क्या होगा? 6 mm, ठीक है। अब देखो λ1 बराबर 6000 एमस्ट्रॉन्ग प्रकाश लेने पर किसी बिंदु पर 12वीं चमकीली फ्रिज बनती है। यदि λ2 बराबर 4800 एमस्ट्रॉन्ग प्रकाश ले तो इस बिंदु पर कौन सी चमकीली फ्रिज बनती है? तो मैंने बताया था कुछ नहीं करना, n1 λ1 n2 λ2, ठीक है। क्या है? n1 12, λ1 कितना है? 6000, n2 निकालना है, और λ2 4800, ठीक है। ये भी एमस्ट्रॉन्ग, ये भी एमस्ट्रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। n2 कितना जाएगा? 12 इंटू 6000 बटे 4800, ठीक है। 12 से ये काटा कितनी बार? 400 बार, कुछ 2 0 2 0, 60 में 4 का भाग 15। n2 कितना आएगा? 15। n2 कितना आएगा? 15, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, आखिरी न्यूमेरिकल, उसके बाद मेरे को माफ़ कर देना भाई, इतने न्यूमेरिकल काफ़ी है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये जो बताया कॉन्सेप्ट इसके ऊपर ही आएंगे। अब इसमें क्या ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करने वाली बात नहीं है, मैंने मोस्टली ये लास्ट नंबर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिपेंड तरीके कितने भी कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। बाकी लगभग सारे कॉन्सेप्ट आ गए, ठीक है। तो ये दिया हो कि लैम्बडा बराबर 5500 एमस्ट्रॉन्ग हो तो बीटा कितना मिल रहा है? आप देखो 2 mm। अरे यदि प्रकाश का लैम्बडा बराबर 4500 एमस्ट्रॉन्ग हो तो बीटा क्या करो? आपको पता है बीटा समानुपाती लैम्बडा, ठीक है। तो यहाँ से सीधा ये लिख दो ना, β1 अपन β2, भाई भाग दोगे तो, और λ1 अपन λ2, ठीक है।
समझ गए ये चीज़ कैसे होती है आपको पता ना। अगर मैं β1 लिखूंगा तो मैंने माना ये समानुपातिक नियतांक क्या है, कोई k तो λ1, फिर β2 लिखूंगा तो k λ2, फिर भाग देते तो ये आ जाता है, k से k कैंसिल हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो β1 कितना है, ये 2 mm दिया हुआ है, 2 mm। β2 निकालना है, और λ1 कितना है 5500, ये 4500। तो β2 यहाँ से कितना हो जाएगा 4500 अपन 5500 इंटू 2, 2 0, ये कितना, जब 5 से निकालोगे 9 बार, ये 11 बार इंटू 2, यानी कि 18/11 mm। क्या आएगा 18/11 mm। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन विवर्तन। थैंक्स।